are those activities which enhances the profit earning capacity of a company or of a person इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस करना. इट एनहेंसेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी और ऑफ ए पर्सन. किसी व्यक्ति की प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता को बढ़ाना. मैं कहीं पर इन्वेस्ट करूं, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देना. कोई ऐसी एक्टिविटी में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं जिससे मेरी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, लेकिन उस केस में फिर हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बोलेंगे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मेन पहचान क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तभी एक एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है कि अगर हम उस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमारी भविष्य में प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है. यानी जब आपसे कोई पूछे व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीजेस और एनहेंसेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी और ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ ए पर्सन. ऐसी एक्टिविटीज, उन सब एक्टिविटीज को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं जिससे किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की, किसी फर्म की प्रॉफिट अर्न करने की भविष्य में क्षमता जब बढ़ जाती है तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं. अब नॉर्मली अगर आप बात करें तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिससे आपकी प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता बढ़ जाए या किसी कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता बढ़ती हो? पहला, फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स. अगर मान लो कोई फिक्स एसेट्स परचेज किया है किसी कंपनी ने, मान लो कंपनी ने कोई मशीन परचेज की है. मशीन, एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, उसने 2 करोड़ रुपए की एक मशीन परचेज की है जिसको हम यूज़ अगर हम करें डेली 8 घंटे तो 1 महीने के अंदर हम जो है उस मशीन से ऑटोमेटिकली 5000 शूज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. 5000 शूज़ प्रोड्यूस करने की उसकी क्षमता है. तो इट मीन्स कंपनी ने क्या परचेज किया? मशीन परचेज करी, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी, और उस मशीन की कैपेसिटी क्या है? 1 महीने में वो मशीन 5000 शूज़ प्रोड्यूस कर सकती है. तो इसका मतलब जब हम 5000 शूज़ 1 महीने में बनाएंगे तो उसको हम बेचेंगे भी. हम जो है 5000 शूज़ बना रहे हैं तो हम उसको कभी ना कभी बेचेंगे भी, और जब हम बेचेंगे तो हमें उससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस का. तो हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, मान लीजिएगा सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल लीजिएगा, मान लीजिएगा कि मैंने अपने घर के ऊपर एक जो है एक्स्ट्रा फ्लोर बनवा दिया. उस फ्लोर को मैंने किराए पे दे दिया. उस फ्लोर में मैंने पूरा का पूरे 3 कमरे बना दिए, किचन बाथरूम वगैरह सब बना के मैंने उसको किराए पे दे दिया, और उससे मुझे हर महीने 20,000 रुपये का रेंट रिसीव होने लग गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो बिल्डिंग बनाई. बिल्डिंग बनाने में मेरे को खर्चा कितना आया? फर्स्ट फ्लोर पे जो मैंने बिल्डिंग बनाई, फर्स्ट फ्लोर बनाया, उस पर मेरा खर्चा आया 20 लाख रुपए. और 20 लाख रुपए खर्च करने से क्या हुआ? मैं हर महीने 20,000 रुपये रेंट कमाने लायक हो गया. यानी मेरी भविष्य में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ गई. इस केस में देखिए, जब कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की मशीन परचेस करी तो कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ गई. हर महीने कंपनी 5000 शूज़ प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कर रही है तो सेल भी एक्स्ट्रा होगी, सेल एक्स्ट्रा होगी तो प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा होगा. तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पहचान क्या होती है? वो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है
कि जिसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारे भविष्य में हमारी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। यानी दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीजेज और विच एनहेंसेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म और ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे भविष्य में हमारी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। आपने मान लो एक एलईडी टीवी खरीद लिया 50,000 रुपये का या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का, वो टीवी लगा के आप जो है दीवार पे टांग देंगे, देखेंगे उसको, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो टीवी जो है उससे आपके भविष्य में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पीछे जो है आपका मोटिव क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पीछे आपका जो बेसिक मोटिव होना चाहिए टू इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इन फ्यूचर, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इन फ्यूचर। अगर किसी एक्टिविटी से आपकी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता बढ़ रही है तो समझ लो कि वो एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अदरवाइज नहीं है। आपने रेफ्रिजरेटर परचेस किया अपने घर के यूज़ के लिए, आपने कार परचेस की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आपने जो है फर्नीचर परचेस किया अपनी फैमिली में यूज़ करने के लिए, अपने घर में यूज़ करने के लिए, या आपने अपने टीवी देखने के लिए एलईडी परचेस किया, अपने सेल्फ यूज़ के लिए आपने कंप्यूटर परचेस कर लिया, लैपटॉप परचेस कर लिया या मोबाइल परचेस कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो है आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस कर रहे हो, इससे आपकी भविष्य में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ रही तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इट इंक्रीजेज और इट एनहेंसेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इन फ्यूचर। ठीक है, द फर्म इन फ्यूचर। अब आप देखिए, मान लो कि एक एक्टिविटी जो है एक कंपनी के लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो दूसरी कंपनी के लिए हो सकता है नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो। और वो फ्रिज जो मैंने परचेस करी है अपने घर के यूज़ के लिए परचेस की है, हाउस होल्ड यूज़ के लिए मैंने परचेस करी है, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, तो अपने सेल्फ यूज़ के लिए परचेस की है मैंने, सेल्फ कंजप्शन के लिए। तो अगर मैंने वो फ्रिज परचेस किया अपने खुद के यूज़ के लिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर उसी रेफ्रिजरेटर को एक दवाई बनाने वाली कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अगर उसको परचेस कर रही है, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी उसको परचेस कर रही है, एक फार्मा कंपनी परचेस कर रही है, तो वो एक्टिविटी जो है वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि दवाई बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे दवाइयों से संबंधित केमिकल को एक जो है निश्चित टेम्परेचर में रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। तो रेफ्रिजरेटर जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के लिए, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के लिए या एक नॉर्मल कंपनी के लिए, नॉर्मल दुकान के लिए रेफ्रिजरेटर जो है वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि एक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी अगर दवाई बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रही है तो इसका मतलब भविष्य में उन दवाइयों को वो बेचेगी और उससे उसको प्रॉफिट होगा, उनकी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी फैमिली में रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, तो उससे होगा कुछ नहीं, बस ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, दूध खराब नहीं होगा, हमारा दूध फटेगा नहीं, और जो है बीवी हस्बैंड पे चिल्लाएगी नहीं, दूध फट गया जी नई थैली लेके आओ। तो ये रेफ्रिजरेटर जो है घर में यही काम करेगा। लेकिन दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के लिए रेफ्रिजरेटर जो है एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं किसी कंपनी की? सबसे पहली जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है वो होती है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। कंपनी कोई फिक्स असेट्स अगर परचेज कर रही है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब जब कंपनी फिक्स असेट्स परचेज करती है तो वो भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, परचेज ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट्स। फिक्स असेट्स दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल असेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स, अगर टेंजिबल असेट्स का एग्जांपल लें तो टेंजिबल असेट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी ने टूल्स परचेज करें,
जैसे कंपनी ने इक्विपमेंट परचेज करे या कंपनी ने फर्नीचर परचेज करा, ये सारी की सारी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स पहली कैटेगरी है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, विच वी कैन ट्रांसफर। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी तरह की जो असेट्स परचेस करती है कंपनी, वो इंटेंजिबल एसेट्स परचेस करती है। इंटेंजिबल एसेट्स, मान लो कंपनी ने गुडविल परचेस कर ली, किसी दूसरी कंपनी की गुडविल परचेस कर ली, या किसी का पेटेंट परचेस कर लिया, ठीक है, या कोई कॉपीराइट ले लिया, कॉपीराइट। ये पहली प्रकार की जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कंपनी में जो की जाती है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रही है कंपनी, टूल्स परचेज कर रही है, इक्विपमेंट या फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कंपनी ने गुडविल परचेज करी, पेटेंट परचेज करी, कॉपीराइट परचेज करी, ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का एग्जांपल है। टेंजिबल एसेट्स जब कंपनी परचेज करेगी, जब कंपनी मशीन परचेज करेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो भविष्य में कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली कंपनी टूल्स परचेज करेंगे तो टूल्स परचेज करने से भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। इक्विपमेंट, टूल्स, ऑफिस के स्टाफ के लिए हम लोग फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं। जितना बड़ा ऑफिस होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे काम करने के लिए, उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी तो हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जो है, कंपनी कोई भी एसेट्स परचेज करती है फिक्स एसेट्स, तो उससे इसकी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी भविष्य में बढ़ जाती है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, अगर कंपनी इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करे तो भी उसकी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर हम मान लो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं टीवी बना रहा हूँ, टोनी टीवी, तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई जानता नहीं। अगर आप किसी शोरूम में घुसेंगे, वहाँ पे एक जगह लगा हुआ है टोनी टीवी, तो आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि टोनी कोई नहीं जानता, पता नहीं कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, पता नहीं सर्विस सेंटर कहाँ पर है, और पता नहीं मालिक कौन है। आपको टीवी जो है बेच के मैं भग जाऊँ, कौन कौन पूछेगा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन नहीं है मेरे टीवी की, क्योंकि कोई गुडविल नहीं है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए क्या करता हूँ, मैं सोनी कंपनी के पास जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मुझे ये राइट्स दे दो कि मैं आपकी कंपनी का नाम यूज़ कर सकूँ, और बदले में जो भी मैं सेल करूँगा, जो भी मैं प्रोडक्शन करूँगा, सेल करूँगा, मैं आपकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही करूँगा, और जितनी भी मेरी सेल होगी उस सेल्स में मैं आपको हर महीने इतनी % कमीशन दूंगा, 20% या 30%। तो सोनी कंपनी ने बोला ठीक है, तो आप जो है, वो सोनी कंपनी को मैंने 30 करोड़ रुपए देके सोनी कंपनी का नाम राइट परचेज कर लिया कि मैं उसके नाम को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बना तो इंडिया में रहा हूँ, ठीक है, मैं अब टोनी टीवी को हटा के मैंने सोनी टीवी लगा दिया। अब बनाने का काम तो मैं इंडिया में कर रहा हूँ, लेकिन जो है उसको बनाने के लिए जो मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सोनी पागल थोड़ी है किसी भी अरे गहरे को जो है अपनी टीवी बनाने की परमिशन दे दे। तो अगर वो मेरे को परमिशन देगी तो साथ में मशीन भी देगी, साथ में पूरा सेटअप भी तैयार करके देगी, और बोलेगी इस सेटअप में यू हैव टू मेक टेलीविज़न ऑफ सोनी। तो वो उसी टेक्निक को यूज़ करके मैं जब टीवी बनाऊंगा, तो जो भी मैं सेल करूंगा, मेरी जो भी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस प्रॉफिट में मैं हर महीने जो है उसको कुछ परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज सोनी टीवी को दूंगा। तो परचेज ऑफ गुडविल, जब हम किसी कंपनी की गुडविल परचेज कर लेते हैं, तो इससे हमारे प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी भविष्य में बढ़ जाती है। जब मैं टोनी टीवी बनाता था, कोई आता नहीं था, एक आधा टीवी बिकता था पूरे 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद। तो वो, क्योंकि टोनी टीवी का कोई नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है। लेकिन जब मैंने सोनी कंपनी से परमिशन ले ली, उनसे ऑथराइजेशन ले लिया, उनकी गुडविल परचेज कर ली, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी, ठीक है तुम सोनी कंपनी के नाम से टीवी बना सकते हो, और बदले में आप हमें 30 करोड़ रुपये दे दो, 1 साल के लिए 30 करोड़ रुपये लेंगे, और प्लस जितनी भी आप सेल करोगे सोनी कंपनी की टीवी की, जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका जो है आपको 30% या 20% एज ए कमीशन हर महीने में देना होगा। तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुडविल। जब हम किसी कंपनी की गुडविल परचेज करते हैं तो इससे हमारे भविष्य में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। पेटेंट का मतलब, जब किसी कंपनी का हम फॉर्मूला परचेज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला परचेज करने से भी जो है, फॉर्मूला परचेज करने से भी हमारी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कॉपीराइट, मैंने किसी चीज़ को प्रिंट करने का, किसी की बुक को छापने का राइट ले लिया,
तो मैं किताब किसी और की है, पब्लिशर कोई और है, लेकिन जब मैंने उनसे कॉपीराइट परचेज कर लिया तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी, ठीक है आप भी अकाउंट्स की बुक छाप सकते हो अपनी कंपनी के नाम पे, बदले में आपको जितनी भी सेल होगी हर सेल पे आपको, हर बुक पे हमें 50 रुपये देना पड़ेगा। तो कॉपीराइट परचेज करते हैं तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। तो लेकिन इससे क्या होगा, हमारी भविष्य में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। तो पहला जो एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी में वो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होती है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और फिक्स एसेट्स जो हम परचेज करते हैं दो प्रकार की, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। दूसरा एग्जांपल है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेती है, तो जब इन्वेस्टमेंट परचेज करती है तो उसकी भविष्य में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर मान लो एक कंपनी, मान लो रिलायंस कंपनी HDFC कंपनी के शेयर परचेज कर लेगी, तो रिलायंस कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी जो है भविष्य में बढ़ जाएगी। मान लो रिलायंस कंपनी ने HDFC कंपनी के 20 लाख रुपए के शेयर परचेज किए और HDFC कंपनी हर साल 12% जो है डिविडेंड देती है, तो 20 लाख का 12% यानी कि 2,40,000 रुपये हर साल कंपनी को डिविडेंड मिलेगा बैठे बैठे। ठीक है, बैठे बैठे डिविडेंड मिलेगा 2,40,000 रुपये का। तो इसका मतलब अगर महीने का हिसाब लगाए तो 20,000 रुपये का डिविडेंड हर महीने मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, रिलायंस कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बैठे बैठे हर महीने 20,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और साल का 2,40,000 रुपये। सिमिलरली अगर मान लो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर परचेज करती है, तो डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है और कंपनी जो है उस डिबेंचर पे ब्याज देती है। आमतौर पे जो है गवर्नमेंट ही बॉन्ड इशू करती है, जैसे इंदिरा गांधी विकास पत्र हो गए या कन्या योजना टाइप, इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड जब परचेज करते हैं तो इससे हमारी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमने सिर्फ आज की डेट में 1 लाख रुपए लगा दिए, 3 साल के बाद हमें गवर्नमेंट जो है उस 1 लाख के बदले में 2 लाख रुपए देगी, यानी 3 साल में डबल करके पैसा दे रही है। तो ये भी हमारी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। लेकिन इसको एक कॉम्पैक्ट में हम क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम बोल रहे हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिबेंचर एंड परचेज ऑफ बॉन्ड। इसके बाद एक तीसरी तरह की एक्टिविटी होती है जो कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, वो होती है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स एसेट्स हैं। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये भी आपकी फिक्स एसेट्स है, लेकिन ये मूवेबल फिक्स एसेट्स है, ये इमूवेबल फिक्स एसेट्स है। इमूवेबल का मतलब होता है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, और ये वाली जो फिक्स एसेट्स है ये मूवेबल है, एक जगह से हम इसको दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक जगह से हम इसको दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो परचेज जो तीसरी तरह की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी की होती है, वो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेगी तो क्या होगा, उसकी जो है फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मान लो कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली और लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करके उसमें अपने नए शोरूम खोल लिए या अपना वो बिल्डिंग बना के किराए पे दे दी, तो इससे क्या होगा, बैठे बैठे हर महीने उनको करोड़ों रुपए का किराया आएगा, रेंट आएगा। तो ये जो है ये तीसरी प्रकार की जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी की। तो आपने याद रखना है कि अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें किसी भी कंपनी की, केवल और केवल 3 ही होती हैं, A, B एंड C। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ये मूवेबल फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, ये इमूवेबल है, यानी हम लैंड एंड बिल्डिंग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। अगर मैंने लैंड खरीदी है फरीदाबाद में तो मैं फरीदाबाद की लैंड उठा के दिल्ली में नहीं लेके जा सकता। तो ये इमूवेबल फिक्स एसेट्स है। तो कंपनी जो है केवल और केवल 3 प्रकार की असेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए बच्चों, आपके सामने मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के विषय में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताई मेनली 3 तरह की होती है। पहली होती है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, मूवेबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, इसमें 2 तरह की एसेट्स आ जाती हैं। एक वो एसेट्स आ जाती है जो टेंजिबल है। टेंजिबल एसेट्स मीन्स
वो सेट्स विच वी कैन टच, विच वी कैन सी एंड विच वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट दीज असेट्स आर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स। और दूसरी जो इसमें आती है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स में, वो आती है intangible assets. Intangible assets are those assets which we cannot touch, which we cannot see, but we can transfer it, we can sell it, we can buy it. Intangible assets. तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल फिक्स असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट्स का एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल फिक्स असेट्स का एग्जांपल है पेटेंट, ब्रांड, कॉपीराइट और गुडविल। ये सब इंटेंजिबल फिक्स असेट्स के एग्जांपल हैं। पहली वाली एक्टिविटी मैंने लिख दी। अब दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होती है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं परचेज ऑफ शेयर, और दूसरा परचेज ऑफ डिवेंचर, और तीसरा परचेज ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, परचेज ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, और तीसरी जो आखिरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताई है वो है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स असेट्स है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स असेट्स जो है वो इमूवेबल फिक्स असेट्स हैं। इसको अलग से लिखने का कारण है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। देखो बेटा, आपको बस ये तीन एक्टिविटी याद होनी चाहिए। अगर आपको तीन एक्टिविटी याद हैं तो आप बाकी की सारी एक्टिविटी इन्हीं एक्टिविटी में से निकाल सकते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टोटल 11 तरह की होती हैं, लेकिन अगर आपको ये तीन तरह की एक्टिविटी याद हैं जो कि मेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो बाकी की एक्टिविटी जो है इन्हीं एक्टिविटी में से आप जनरेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। इन एक्टिविटी को आप मदर एक्टिविटी भी कह सकते हैं। मदर मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी जिससे सारी की सारी दूसरी एक्टिविटी का जन्म होता है। मदर एक्टिविटी, इसको हम मदर एक्टिविटी भी बोलते हैं, मदर एक्टिविटीज भी बोलते हैं, मदर एक्टिविटीज। यानी दूसरी भाषा में बोलें तो इसको आप मेन एक्टिविटी बोल दीजिएगा, मेन एक्टिविटीज, या इसको आप प्रिंसिपल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। ये आपकी मेन एक्टिविटीज हैं जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पहला है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, जिसमें दो आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। दूसरा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम परचेज करते हैं शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड। तीसरा है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें ये जो एक्टिविटी होती है बस तीन ही तरह की एक्टिविटी को आपने याद रखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये आपकी मदर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, या प्रिंसिपल एक्टिविटी है। अगर आपको इन तीन एक्टिविटी के बारे में आप याद कर रहे हैं तो अगर आपको याद है तो बाकी की एक्टिविटी अपने आप निकल जाएगी। मदर एक्टिविटी यानी कि मम्मी, अगर मदर एक्टिविटी याद है, मम्मी एक्टिविटी याद है, तो बच्चे अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो, अगर पहली एक्टिविटी है ये इसकी मदर एक्टिविटी है, और तो इसकी चाइल्ड एक्टिविटी हम इसी में से निकाल लेंगे। पहली एक्टिविटी का पहला बच्चा, पहली एक्टिविटी का पहला चाइल्ड कौन सा हो गया? अगर आप परचेज कर रहे हैं फिक्स असेट्स तो इसका पहला चाइल्ड क्या होगा? सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर आप असेट्स परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे, अगर परचेज ही नहीं किया होगा तो सेल ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर मम्मी नहीं है तो बच्चा ही नहीं हो सकता। सेल तभी तो होगी जब परचेज की होगी। तो इसका मतलब परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ये मदर एक्टिविटी है, मम्मी एक्टिविटी है। इसका बच्चा कौन सा हो गया? सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तो इसका पहला बच्चा कौन सा हो गया? सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, तो इसमें सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इसमें भी सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट्स। ये आपका पहला चाइल्ड हो गया। इसका दूसरा बच्चा अगर आप देखेंगे, दूसरा बच्चा, ये इसका पहला बच्चा हो गया, इसको हम I1 बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका जो चाइल्ड हो गया इसको हम I2 बोल देते हैं। दूसरा बच्चा कौन सा हो गया? सेल ऑफ
फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब पहली मम्मी के 2 बच्चे हो गए, ये पहली मम्मी है, इसके 2 बच्चे हो गए, यानी आपको पहली एक्टिविटी याद करने की वजह से 2 एक्टिविटी एक्स्ट्रा याद हो गई। अगर मम्मी को ध्यान में रखेंगे तो बच्चे अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी मम्मी को पकड़ते हैं। अब जो दूसरी मम्मी है उसके कितने चाइल्ड हैं, उसके भी आपके 3 चाइल्ड बन जाएंगे। इसका जो पहला चाइल्ड बनेगा, सबसे पहला चाइल्ड बनेगा क्या, सेकंड वाले का, तो हम उसको बोलते हैं सेकंड वन, यानी सेकंड का पहला चाइल्ड, पहला बच्चा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है तभी तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होएगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर परचेज ही नहीं होगी तो सेल कहाँ से होगी। तो इसका मतलब अगर मम्मी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे, बिना मम्मी के बच्चे नहीं होंगे। अगर परचेज ही नहीं करेंगे कोई शेयर तो सेल कहाँ से कर लोगे। तो इसका मतलब होता है कि पहले मदर का होना ज़रूरी है तभी तो चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है तभी तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसी में से पैदा हुई है। अगर ये एक्टिविटी नहीं होती तो ये एक्टिविटी भी नहीं होती। अगर हम परचेज नहीं करते शेयर को, परचेज नहीं करते डिवेंचर को, परचेज नहीं करते बॉन्ड को, तो सेल कहाँ से कर लेते। यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर, सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ डिवेंचर एंड सेल ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका मतलब होता है कि इस एक्टिविटी का जन्म इस एक्टिविटी से हुआ है। ये इसकी मदर एक्टिविटी है, ये इसकी चाइल्ड एक्टिविटी है। अब दूसरी मम्मी का एक और बच्चा है। दूसरी मम्मी का जो दूसरा बच्चा है उसका नाम क्या है। जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करोगे तो उस पर आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। जब आप किसी की कंपनी के शेयर परचेस करोगे तो जिस कंपनी के आप शेयर परचेस करोगे तो वो कंपनी हर महीने बैठे बैठे आपको डिविडेंड देगी, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी दूसरी जो चाइल्ड एक्टिविटी है वो क्या होगी, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर। ठीक है, ये दूसरी चाइल्ड एक्टिविटी है। अगर मान लो हम शेयर ही परचेज नहीं करते तो डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब बच्चा कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि हमने शेयर परचेज करा। ये इसकी मम्मी एक्टिविटी है, इसका बच्चा एक्टिविटी है। मम्मी एक्टिविटी याद कर लो, बच्चे अपने आप याद हो जाएंगे। अब दूसरी जो एक्टिविटी है, जो दूसरी मदर एक्टिविटी है, उसका तीसरा बच्चा कौन है। तीसरा बच्चा कौन है, जब हम डिबेंचर परचेज करेंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पर मिलेगा हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर परचेज करेंगे या बॉन्ड परचेज करेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जिस कंपनी के हम शेयर, जिस कंपनी के सॉरी हम डिबेंचर परचेज करेंगे या बॉन्ड परचेज करेंगे तो वो कंपनी जिसके वो बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर हैं वो हर महीने हमें ब्याज देगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। तो इसका मतलब हमने डिबेंचर परचेज किए, बॉन्ड परचेज किए, तभी तो ब्याज मिल रहा है। ये मदर एक्टिविटी है, तभी तो चाइल्ड एक्टिविटी का जन्म हुआ। अगर मदर ही नहीं होती तो चाइल्ड भी नहीं होते। तो इसका मतलब दूसरी मम्मी के 3 बच्चे हैं। दूसरी मम्मी के कितने बच्चे हैं, 3। पहली मम्मी के कितने बच्चे हो गए, 2। और आखिरी वाली मम्मी जो है वो क्या है, परचेज ऑफ। आखिरी वाली मम्मी के कितने बच्चे हो गए वो भी हम देखते हैं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसकी जो तीसरी वाली मम्मी है उसका जो पहला चाइल्ड है वो कौन सा है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आप सेल भी तो कर सकते हैं। यानी अगर हम सेल तभी तो कर सकते थे, अगर हम लैंड बिल्डिंग को तभी तो सेल करेंगे जब परचेस किया हुआ। तो इसका मतलब अगर मेन एक्टिविटी है तभी तो उसकी डिपेंडेंट एक्टिविटी है। अगर मेन एक्टिविटी नहीं होती तो डिपेंडेंट एक्टिविटी कहाँ से हो जाती। या मदर एक्टिविटी अगर ये नहीं करते तो हम कहाँ से सेल करते, अगर हमारे पास लैंड होती तभी तो बेच रहे हैं। तो परचेज ऑफ लैंड मदर एक्टिविटी है, इसकी चाइल्ड एक्टिविटी कौन सी होगी, पहली वाली सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, आमतौर पे जब हम लैंड एंड बिल्डिंग जब हम परचेस करते हैं तो इससे होने वाली इनकम हमें कौन सी होती है, तीसरी मम्मी का जो दूसरा चाइल्ड होता है वो दूसरा चाइल्ड कौन सा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको आपके सामने। तीसरी मम्मी का जो दूसरा चाइल्ड है वो कौन है, जब हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो उसको किराए पे देंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगा, उस पर हमें रेंट मिलेगा, रेंट रिसीव्ड
ऑन बिल्डिंग। आमतौर पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, आम्रपाली या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, डीडीए वगैरह, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करती है तो उस पर बिल्डिंगें बना लेती है, बिल्डिंगें मकान वकान बना के किराए पे दे देती है, किराए पे बेचती है, सॉरी किराए पे दे देती है, तो उनको रेंट मिलता है। तो रेंट हम तभी तो रिसीव करेंगे जब बिल्डिंग बनाएंगे, और बिल्डिंग तभी तो बनाएंगे जब हम लैंड बिल्डिंग परचेज करेंगे। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे तभी तो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तभी तो किराए पे चढ़ाएंगे, और तभी तो किराया आएगा। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी की चाइल्ड एक्टिविटी है, मदर एक्टिविटी है, ये उसकी चाइल्ड एक्टिविटी है। तो तीसरी मम्मी के 2 बच्चे हैं, दूसरी मम्मी के 3 बच्चे हैं, और पहली मम्मी के 2 बच्चे हैं। टोटल कितनी एक्टिविटी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। इसके बाद एक और एक्टिविटी होती है, वो मैं बता देता हूँ, वो एक्टिविटी भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक एक्टिविटी इसमें और होती है, 2 एक्टिविटी इसमें एक्स्ट्रा होती हैं, वो नोट कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी भी जो है यहीं से आपकी आएगी। तो एक एक इसमें मैं इसमें ही नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अगर मान लो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी का मतलब तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसमें फिक्स एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है तीसरी मम्मी का भी एक और एक्स्ट्रा चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड नंबर 3, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए। मान लो आग लग गई उसमें, ड्यू टू फायर, आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गया, ड्यू टू फायर या ड्यू टू फ्लड, या कोई यहाँ अर्थक्वेक आ गया, इस वजह से लैंड एंड बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास नहीं होती तो हमारी बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मकान उन्हीं लोगों के तो टूटते हैं जिनके पास मकान होते हैं, जिसके पास कोई मकान ही नहीं है तो कहीं पर भी फ्लड आए, कहीं पर भी जो है अर्थक्वेक आए, या किसी कहीं पर भी साइक्लोन या कहीं पर भी आग लग जाए, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनके पास लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है तभी तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तभी तो ये लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी का जन्म भी इस एक्टिविटी के कारण हुआ। ये मदर एक्टिविटी है, इसकी चाइल्ड एक्टिविटी है, ये इसकी चाइल्ड एक्टिविटी है। और इस मम्मी का एक चौथा बच्चा और आखिरी बच्चा और है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। आखिरी बच्चा इसका बताता हूँ, ये आपका पहला बच्चा, दूसरा तीसरा बच्चा, और ये आखिरी बच्चा है तीसरी मम्मी का। तीसरी मम्मी का जो आखिरी बच्चा है वो है चाइल्ड नंबर 4, वो है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर एबनॉर्मल लॉस। यानी ये जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस क्लेम देती है, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम देती है। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ये भी हमारी एक एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। अगर लैंड बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होती तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता। सब एक्टिविटी का आपस में कोई ना कोई लिंक है, सब एक्टिविटी का आपस में कोई ना कोई लिंक है। समझ में आ गया? तो ये टोटल एक्टिविटी मैंने आपके सामने लिख दी। टोटल एक्टिविटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 एक्टिविटी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब हर एक्टिविटी का जन्म किसी ना किसी कारण से होता है। ये कारण है और इन कारणों की वजह से इन एक्टिविटी का जन्म हुआ है। ये मदर एक्टिविटी बोलिएगा, इनको चाइल्ड एक्टिविटी बोलेंगे। इसके अलावा इन 12 एक्टिविटी के अलावा कोई भी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो केवल और केवल आपको इन 3 एक्टिविटी को अगर आप याद रख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बाकी की जो है 9 एक्टिविटी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आपको बस 3 एक्टिविटी को अपने दिमाग में रखना है। 3 एक्टिविटी याद है तो ऑटोमेटिकली बाकी की 9 एक्टिविटी आपको याद हो जाएंगी। दीज आर ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के विषय में। अब इसमें एक खास बात बताना चाहता हूँ, आखिरी बात, कि जितनी भी ये मदर एक्टिविटी होती हैं ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
दीज आर मदर एक्टिविटी, दीज आर मदर एक्टिविटीज, ठीक है, एंड दीज एक्टिविटीज आर चाइल्ड एक्टिविटी, क्योंकि इन एक्टिविटी का जन्म मदर एक्टिविटी से हुआ है। तो देखिए जितनी भी मदर एक्टिविटी हैं ये सब नेगेटिव हैं, ये सारी की सारी नेगेटिव हैं, ठीक है, ये सब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है जब हम परचेज करेंगे फिक्स एसेट्स तो कंपनी से कैश बाहर जाएगा, तो जब कैश बाहर जाता है तो उस एक्टिविटी को नेगेटिव एक्टिविटी बोलते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी बोलते हैं। जब परचेज करेंगे शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड, हमारी कंपनी से कैश बाहर जाएगा, तो कैश बाहर जा रहा है तो इस एक्टिविटी को नेगेटिव एक्टिविटी बोलते हैं। जब लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे तो हमारी कंपनी से कैश बाहर जाएगा, तो इस एक्टिविटी को हम जो है नेगेटिव एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी से कैश बाहर जा रहा है, ठीक है। और जितने भी मदर एक्टिविटी है सारी की सारी नेगेटिव एक्टिविटी है, यहाँ पर माइनस एक्टिविटी है क्योंकि सारी की सारी मदर एक्टिविटी में कैश बाहर जाएगा। लेकिन इनके जितने भी चाइल्ड हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी में काउंट होंगे सारे के सारे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आप सेल करेंगे फिक्स एसेट्स को तो कैश कंपनी के अंदर आएगा तो पॉजिटिव एक्टिविटी, जब कैश कंपनी के अंदर आता है तो पॉजिटिव एक्टिविटी कहलाती है। जब आप फिक्स एसेट्स बेचेंगे चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो तो कंपनी के अंदर कैश आएगा, तो ये भी आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी यानी प्लस एक्टिविटी होगी, ठीक है। इसके अलावा जब आप सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट को तो ये एक्टिविटी भी प्लस एक्टिविटी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी। डिविडेंड रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आएगा तो पॉजिटिव एक्टिविटी। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, पॉजिटिव एक्टिविटी। सेल करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग तो पैसा आएगा तो पॉजिटिव एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग, जब हमें रेंट रिसीव होगा तो भी पैसा आएगा कंपनी के अंदर, तो ये भी पॉजिटिव एक्टिविटी हो जाएगी। और जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा आएगा कंपनी के अंदर, तो ये एक्टिविटी भी हमारी पॉजिटिव एक्टिविटी हो जाएगी। और ये जो लैंड डिस्ट्रॉय होगा तो इससे हमारी कंपनी में ना तो कैश अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, लेकिन नुकसान होगा। तो इस नुकसान को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। आमतौर पे आप ये कह सकते हैं कि जब लैंड एंड बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है तो एक तरीके से हमारा नुकसान होता है, पैसा बाहर जाता है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है उसका पैसा तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो इसका मतलब ये एक्टिविटी को हम नेगेटिव एक्टिविटी मानते हैं। इसको आप ये प्लस है और ये माइनस है, इनफैक्ट इस एक्टिविटी को आप यहाँ ले लीजिएगा। तो बस आप इतना सा आप याद रखिएगा कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेन 3 एक्टिविटी होती हैं, और इन एक्टिविटी से जो एक्टिविटी जन्म लेती हैं वो सारी की सारी चाइल्ड एक्टिविटी होती हैं। टोटल मिला के सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी। जितनी भी मदर एक्टिविटी हैं वो नेगेटिव है यहाँ पे, और जितनी भी चाइल्ड एक्टिविटी हैं वो सब पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।